वेलकम बैक। प्रोग्राम आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारे मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं जनाब आबिद अली साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नौजवान हैं और भरपूर सलाहियतों के मालिक हैं। बहुत अच्छी इनसे गुफ्तगू हो रही है। अभी साहब, वक्फे पे जाने से पहले हमने गुफ्तगू कर रहे थे आर्टिस्टों के मुतालिक, आपके अपने काम के मुतालिक के आपने कहा कि एक्टिंग आपने इसलिए छोड़ी कि कराची शिफ्ट हो गई है ज़्यादातर, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ज़्यादातर वहाँ पर है और आपका प्रोडक्शन हाउस अपना लाहौर में मौजूद है और आप अपने यहाँ वहीं से भी काम कर रहे हैं। आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत बनाई। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आप चाहें तो जवाब दीजिएगा, ना चाहें तो ना दीजिएगा, थोड़ी सी सियासत इसमें आ जाएगी इसलिए। आपने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, आपने पंजाब हुकूमत के लिए भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो वहां पर जब आप वो डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए गए तो जो ड्रामेटाइज वहां भी जो चीजें थी, जो मंजर थे, और जिस तरह हमारे पाकिस्तान के जो बड़े सियासतदान हैं सो कॉल्ड, और जिस तरह से वो बादशाहों की तरह रहते हैं, तो वहां कुछ एक मंजर था उधर कुछ। उसके बाद आपने बहुत पहले मुझे बताया था तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा आपसे जरा वो सुनूं दोबारा इसके क्या होता है। मैंने एक नहीं बनाई, मैंने कोई गवर्नमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई तकरीबन 17-18 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। पंजाब हुकूमत की, तो जी, पंजाब जो पंजाब नून लीग गवर्नमेंट की हुकूमत थी। जो नून लीग की थी। असल में उनका काम करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा इस तरह से है कि एक उनके बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी एक हम्म, बादशाहत वाला एक वो है। उसी तरह वो रहते हैं, उसी तरह वो चलते हैं। जैसे वो आम तौर पे पब्लिक ने नहीं उनको देखा हुआ, लेकिन वो तुर्की टोपी भी पहनते हैं और वो चलते चलते अपनी टोपी उतार के ऐसे पीछे कर देते हैं, पीछे देखे बगैर वो ऐसे रख देते हैं। और उनको ये पता ही है कि पीछे एक आदमी है जो ये पकड़ लेगा। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ज़रा डिफरेंट थी, हम ऐसी चीज़ों को, ऐसे ट्रीटमेंट को नहीं उतना अच्छा समझते। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली कोई सोशलिस्ट हूँ मैं या था, लेकिन ये है कि एक इंसानियत के एक लेवल पे एक बराबरी का तस्वर जहन में ज़रूर है। तो वो थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता था कि वो एक बंदा ट्रे में ऐसे एक चांदी जैसी ट्रे और उसके ऊपर मखमल का एक कपड़ा, और वो फौरन वो ट्रे आगे करता था और उसको ये इजाज़त नहीं थी कि वो उस टोपी को खुद पकड़ ले। तो वो जहाँ वो टोपी आती थी वहाँ वो ट्रे रखता था और वो इस तरह लेके जाता था। तो मेरे लिए ये बड़ा एक महजूज में होता था ये देख हम्म, के। लेकिन एक एक बात साथ साथ में ये भी है कि वो बहुत एक्टिव भी थे। और जब वो काम कर रहे थे, गवर्नमेंट में थे, बहुत एक्टिव थे और ऑन टोज रखते थे अपने आसपास और अपने साथ काम करने वालों को। और बाकी एक माहौल इस तरह का है, पता नहीं वो शायद सारे इनके साथ होता होगा कि लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। बस मैंने हमेशा ये देखा कि उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोई बंदा उनको ये नहीं कहता कि ये गलत है। हालांकि कल अगर वो किसी बात पे किसी बात को गलत कह रहे थे तो सारे उसको गलत कहते हैं। अगले दिन वो किसी को ठीक कह रहे हैं उसी बात को, तो सारे सब उसको ऐसे ही ठीक कहना कहेंगे। शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा अजीब एक फिनोमिना मुझे देखने का मौका मिला तो उनके साथ अफसोसनाक काम करके। सूरत हाल नहीं है। मतलब हमारे एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने, जब वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने लाहौर जिमखाना में मैच खेला जर्नलिस्टों के साथ। तो हमारे एक कराची जियो से वाबस्ता है, हमारे सीनियर दोस्त हैं और काफी हम बहुत बिगनिंग से साथ में साथी हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल बाद में लिखा, बल्कि महमूद शाम साहब ने उस आर्टिकल को शाहकार आर्टिकल मजमून करार दिया कि जो कुछ उन्होंने वहां देखा, कि मसलन वही बादशाह वाली बात कि आपने कहा कि मखमल और ये और सारा कुछ, मसलन ये अजीबो गरीब है। मतलब मैं पाकिस्तान। आपको जी जी, जी मैं एक बड़ी जी। दिलचस्प बात आपको बताऊं जो कि जवाद अहमद ने मुझे बताई। जवाद भाई जो हैं मेरे हमसाए भी हैं अच्छा। और हमने कोई 7-8 साल काम किया इकट्ठे। आ, उनकी पहली एल्बम से लेके तो लास्ट, उसके बाद उन्होंने उनकी एल्बम रिलीज नहीं की। मैंने कोई 7-8 साल काम किया, अभी मुझे छोड़े हुए कोई 5-6 साल हो गए। हम्म, तो हम दिन रात इकट्ठे ही रहते थे, इकट्ठे ही ट्रैवल करते थे और इसी तरह से क्योंकि वो बहुत पीक का उनका टाइम था। पहली एल्बम हिट होने का हमें खुद भी नहीं पता था हिट होगी, खैर वो एक अलग बात। तो जवाद अहमद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो वो जीसी की टीम की, गवर्नमेंट कॉलेज की टीम के कैप्टन भी थे। तो उन्होंने बताया कि जिम खाना में नवाज शरीफ साहब खेलते थे और उनका विकेट कीपर उस दिन नहीं था जिम अच्छा। खाना की टीम का। तो वो जो जीसी के जो कोच थे वो जिम खाना में भी खेलते थे, तो उन्होंने इनको कहा कि तुम उधर आ जाओ, तुम्हारा एक प्लेयर कम है।
तो ये स्लिप में या शायद विकेट कीपर के तौर पे खड़े हो गए। तो बारी किसी और की चल रही है, तो नवाज शरीफ साहब आए हैं गाड़ी में और वो ग्राउंड के अंदर ही आ गए हैं और वो बाहर निकले हैं, और ऑलरेडी उन्होंने ना पैड वगैरह पहने होते थे। तो आते ही बैटिंग फेसिंग पे खड़े हो जाते हैं, ना वो फील्डिंग करते हैं ना वो दूसरी तरफ खड़े होते हैं, वो आते ही बारी लेते हैं। तो और ये बात सच है कि वो एम्पायर भी साथ अपना लेके आते थे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने पहली बॉल ही की, जो बॉलर थे, तो कैच निकला और जवाद अहमद ने कैच कर लिया। अब जब कैच कर लिया पहली बॉल पे ही, अच्छा ये वाकया जवाद अहमद ने रिसेंटली एक टीवी शो में भी सुनाया है और ये यूट्यूब पे मौजूद भी है। तो जब जवाद अहमद ने कैच कर लिया तो अंपायर ने देखा और अंपायर ने कहा कि वो अंपायर जो है वो नवाज शरीफ को देख रहा है, नवाज शरीफ अंपायर को देख रहे हैं, और इन्होंने कैच पकड़ा हुआ है और कोई नहीं कह रहा कि आउट या कुछ, कोई भी नहीं बोल रहा। तो साइलेंस आता थोड़ा सा, और नवाज शरीफ साहब अंपायर को देख के कहते हैं, मैं फिर आउट तो नहीं ना होया? अंपायर कहता है कि नहीं नहीं। नहीं तो सर। और वो कोच कहता है कि छोड़ दो गेंद, फेंक दो, सुट दे सुट दे। तो जवाब में गेंद फेंक देता है। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं फिर आउट तो नहीं हुआ? अंपायर कहता नहीं नहीं, तुसी खेल दो, तुसी आउट नहीं हुए। खेलो जी। तो ये मतलब एक सच्चा वाकया है नहीं, जो बचना जवाब की तो अहमद ने खुद गरीब मुझे सूरत बताया। हाल है। चलिए वापस आते हैं हम फन की तरफ। अब आबिद साहब, जब आपका सफर आगाज होता है तो सिर्फ एक पीटीवी था या एसटीएम था, उसके बाद इंडस वगैरह, ये 2-3 चैनल ही थे शुरू में। लेकिन अब तो फौज जफर मौज है, चैनल्स की बेपनाह चैनल है और काम कर रहे हैं सारे लोग। कहीं से लोगों को खबरें आती है, पैसे नहीं मिलते, कहीं से चेक नहीं मिलता, कहीं से कुछ। लेकिन आप कैसा फील करते हैं कि आज के दौर में क्या मयार भी उतना ही अच्छा रहा है जो कि कभी माजी में पाकिस्तान टीवी के ड्रामों का था? आज बहुत से ड्रामे बड़े सुपरहिट जा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या अच्छा सूरत हाल है कि मतलब ड्रामों की आज क्या पोजीशन है? मतलब आर्टिस्ट बहुत बेपनाह आ रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा आज? अच्छा, मैं समझता हूँ कि अच्छा या बुरा नहीं हुआ, बदल गया है। अच्छा। क्योंकि लोगों को अच्छा लग तो रहा है, हम्म। इसीलिए लोग देख रहे हैं, इतनी रेटिंग आ रही है। तो अच्छा बुरा तो फैसला लोग ही करते हैं, और इन ड्रामों को भी बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं और मिलियंस में इनके व्यूज हैं और टीआरपी भी है। और इसीलिए देखें ना कि वो जो लीड पे लोग हैं वो 50 लाख रुपया ले रहे हैं अगर 10-15 दिन का, या 60 लाख रुपया ले रहे हैं एक लड़का, और 60 लाख एक लड़की ले रही है लीड पे जो लोग हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं से तो फिर इतना पैसा तो आ ही रहा है ना। अच्छा, वो बदला ये है कि अब देखने वाले भी जो हैं, मैं थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहूंगा कि जैसे पहले फिल्म थी या ड्रामा था, फिल्म 2.5 घंटे की, फिर 1.5 घंटे की या 2 घंटे की है, या ड्रामा जो है उसकी एपिसोड 50 मिनट की है। तो फिर यूट्यूब आया, तो यूट्यूब पे जो आइडियल वीडियो है वो 3 मिनट से लेके 10 मिनट की है। सही। तो वो 2.5 घंटे में जो मैटर देख रहे थे, अब लोग उसको 10 मिनट में देखना चाहते हैं, और 3 मिनट में भी। उसके बाद जैसे अभी आप देखते हैं कि टिकटॉक है, उसमें आप 15 सेकंड की वीडियो बनाते हैं। तो अब करते करते लोगों का वो टेम्परामेंट जो है वो चेंज हो गया चीज़ों को देखने का। तो ड्रामा जैसे पहले था कि मुश्किल एक्टर थे, मुश्किल सब्जेक्ट्स थे, कैरेक्टराइजेशन करते थे, और ओरिजिनल दाढ़ी लगा ली, या लंगड़ा के चलना है तो जूते के अंदर पत्थर रख लिया, कंकर जो कि उनको लग रहा था। खालदा रियासत साहिबा की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने लंगड़ी औरत का एक रोल उन्होंने इस तरह प्रिपेयर किया कि जूते में कंकर रख लिया, जो हर दफा उनको लगता था, और खून निकला है जब तक के, और उन्होंने किसी को बताया नहीं हम्म। कि मैं इस वजह से लंगड़ा के सही एक्टिंग कर पा रही हूँ। तो वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब तो ढाई एक्सप्रेशन चाहिए, सही। हल्की सी दाढ़ी चाहिए, और एक ब्लू कलर का सूट और एक ग्रे कलर का सूट आपके पास होना चाहिए। तो आप एक्टर हैं, और आपको 2-3 मुंह बनाने आते हैं, 2-3 शक्लें बनानी आती हैं। हम्म। और अब जिसके सबके फोन में कैमरा है, सबको वो शक्लें बनानी आती हैं। इस वक्त जो एक्टिंग हो रही है वो एक्टिंग वो सारे ही कर लेते हैं। वो उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसमें एक लंबा सांस लेना होता है। जब आप बहुत एक्टिंग कर रहे हैं तो आपने ये करना है, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, काट, मतलब ये करना है आपने। और एक एक लाइन बोलनी है। कोई बंदा पूरा सीन याद करने के लिए तैयार नहीं, कोई बंदा रिहर्सल नहीं करता। अच्छा, अब आप देखें कि इसलिए, और ये रेडियो का ड्रामा ज्यादा है। अच्छी शक्ल है जो कि ऑन स्क्रीन अच्छी आ रही है, लड़के की और लड़की की,
और लड़की की शक्ल अच्छी होना जरूरी नहीं है, लड़की का बहुत ज्यादा पतला होना जरूरी है। तो और लड़के जो हैं उनके रंग गोरे होने चाहिए, और उनकी हाइट होनी चाहिए, और हल्की हल्की दाढ़ी, और बाकी मेकअप का सारा और कैमरा एंगल्स का काम। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब अब काम इस तरह हो रहा है कि मैं अगर मेरे साथ कोई लड़की है, मैं उसके साथ लाइंस बोलता हूँ, तो मैं उसके साथ नहीं बोल रहा था, वो अपनी लाइंस देख के चली जाती है, मैं अपनी लाइंस देखता हूँ लाइटमैन के हाथ को देख के, वो कहता है इधर देख के बोले, और या कैमरामैन अपना हाथ कर देगा, या वहां पे कोई वो एक बंदा खड़ा कर देते हैं और वो कहते हैं कि आप समझें ये वही लड़की खड़ी है, और आप उसको देख के अपनी लाइनें बोल दें, वो बेशक रोमांटिक है या लड़ाई है या क्या। इसलिए उसमें कोई तासुर नहीं आता खास, वो सामने कैरेक्टर वो होता मसलन ही नहीं। आप कह रहे हैं कि मसलन बहुत ज्यादा सूरत हाल फैल गई है, मैदान बड़ा हो गया लेकिन कारकर्दगी कम हो गई है। जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ एक्टर्स ऐसे हैं कि जो अपना ओटीएस शॉट जो होता है, जब उनका कंधा आना होता है सिर्फ और कैमरा पीछे है, वो अपना ओटीएस शॉट नहीं देते, वो उनके शर्ट किसी और को पहना के खड़े करके ओटीएस शॉट देते हैं, वो अपना लॉन्ग शॉट नहीं देते। वो कहते हैं यार लॉन्ग शॉट है, शक्ल पता नहीं चलनी, आप किसी और को खड़ा करो, हम्म। मैं नहीं जाता। तो वो सिर्फ अपने क्लोजअप देके चले जाते हैं, और वो हाईएस्ट इंडस्ट्री है। मसलन ये तो ये कौन से चीज, आर्टिस्ट है, मसलन आप ए क्लास आर्टिस्टों की बात कर रहे हैं, वो ऐसा करते हैं या सब ऐसा कर रहे हैं? मैं फवाद खान की बात कर रहा हूँ कि वो, हाँ उनके उनके वो अपना, उनके नखरे तो कुछ बहुत ज्यादा ही है, हमने यहाँ अमेरिका में भी देखे उनके नखरे। अब मैं मतलब मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता कि वो फिर ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं मैं कोई खिलाफ हूँ सबके या क्या। लेकिन हमारी ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट थी, हमारी ट्रेनिंग ये थी नहीं, हमारा बड़ी सख्त ट्रेनिंग थी, और हमें तो सीख के करना पड़ता था। और जो थिएटर हमने किया, हमने दो दो अढ़ाई ढाई महीने उसकी रिहर्सल की, हमें उसमें कोई लाइन ऐड करने की इजाज़त नहीं थी। और वो खुश किस्मती है मेरी कि वो रफ़ी पीर साहब के लिखे हुए ड्रामे थे जो उस्मान पीर के फादर हैं, और वो हम करते थे, और बहुत मुश्किल उर्दू थी उसमें, और हमें बाकायदा डांट पड़ती थी, और मतलब बहुत सख्त हमने ट्रेनिंग की है। तो अब तो मैं बिल्कुल, अब जब मैं कास्ट करता हूँ अब किसी को, किसी नई लड़की को, तो वो कहती है कि वो घड़ी देखती है और वो कहती है कि मेरी मेरा ड्राइवर नीचे आ गया है और मैं जा रही हूँ। वो मेरे से पूछती नहीं, वो बताती है, और वो फिर वो मेरे से डांट खाती है, और फिर मैं उसको तमीज़ सिखाता हूँ, और फिर वो वहां रुक जाती है और वो काम करवा के जाती है। लेकिन होता यह है कि देखें, कोई किस वजह से डायरेक्टर बन गया, कोई कैमरामैन था वो डायरेक्टर बन गया, उसका उसको स्क्रिप्ट की उस तरह से समझ नहीं है, उसने किसी सीनियर डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया हुआ, तो वो तो नखरे उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि लड़की अगर सेट पे नहीं आएगी, प्रोड्यूसर उससे ड्रामा लेके किसी और को दे देगा। तो हमारी ट्रेनिंग ये है नहीं, अगर वो चली जाएगी तो मुझे मेरा काम आता है, मैं किसी और के साथ कर लूँ। सही। अभी तो भाई, अभी आपने फवाद खान का कहा, जब फवाद खान ने हम सफर किया और बहुत बड़ा ड्रामा था, देखिए जी ये बहुत बड़ी बात थी कि हम टीवी के जब अकेला पाकिस्तान टीवी था तो तब तो ठीक है जी, शहर बंद हो जाता था, शादियां बाद में होती थी, लेकिन बहुत सारे टीवी चैनल्स के जंगल में फिर से वो सिचुएशन पैदा करना, हमने बड़ा किरदार अदा किया था, इस ड्रामे का बड़ा नाम था। लेकिन फवाद खान ने अपने आप को पाकिस्तान ड्रामा टीवी ड्रामे का मेरे ख्याल शाहरुख खान समझ शुरू किया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो अकेले नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। लेकिन मैंने इंडिया में भी काम किया है, वहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो इतने हम्बल हैं, उनमें तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो इसलिए ये कहना कि वो अपने आप को शाहरुख समझ रहा है तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि शाहरुख तो अपने आप को नॉर्मल आदमी समझता है। और मैं समझता हूँ कि मैंने वहाँ पूछा, इंडिया में मैंने पूछा कि आप लोग टाइम पे कैसे शुरू कर लेते हो, मतलब क्यों, आपका काम क्यों टाइम पे शुरू होता है, या किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो जब सेट पे सबसे बड़ा एक्टर टाइम पे आता है, जैसे अमिताभ बच्चन साहब हैं, वो टाइम पे आते हैं सेट पे, आप आमिर खान हैं, तो वो ऐसे मैं वहां पे था तो साथ वाले स्टूडियो में किसी शो की वो रिहर्सल थी, तो वो 6 बजे का उनका टाइम था, तो वो 6 बजे ऐसे आते थे, ऐसा लगता था जैसे गाड़ी में बैठे हुए थे बाहर आके, और 6 बजे हैं तो ये अंदर आ गए। वाह। तो इस तरह वो फॉलो करते हैं चीजें, और इसलिए वो इंडस्ट्री जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, और पाकिस्तान इसलिए इंडस्ट्री में एक और चीज जो मैंने देखी, टीवी इंडस्ट्री में ग्रुप बंदियां भी बहुत ज्यादा है। मैं जाती तौर पे भी जानता हूँ कौन लोग किसके साथ काम करना पसंद करते हैं, ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है, ये मेरी। तो आपने कभी इस हवाले से कोई टीम नहीं बनाई अपनी, या आप इस पे बिलीव नहीं करते? अच्छा, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में टीम्स बनी हुई होती हैं, जैसे कि अगर टॉम क्रूज है तो उसकी वो मुसलसल एक ही डायरेक्टर के साथ काम कर रहा है बड़े नहीं, अरसे बात से। डायरेक्टर की नहीं हो रही, दूसरा, आर्टिस्ट भी बाज औकात वो कहते हैं कि जी हमने इनको ही लेके साथ चल।
वो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि टीम बनाना एक और चीज़ है, लॉबिंग करना और मोनोपोली बनाना एक और चीज़ है। हम्म, तो मोनोपोली के मैं अगेंस्ट हूँ, और टीम्स बननी चाहिए। टीम्स मतलब जब तक एक्टर आपस में टीम की तरह नहीं रहते, या उनकी, क्योंकि मुसलसल काम करके उनकी केमिस्ट्री अच्छी बन जाती है। तो जैसे माजी में भी ऐसा रहा है कि वो हीरोइन जो जैसे मोहम्मद अली साहब और जेबा बेगम, और इसी तरह से वो जो ग्रुप्स और जोड़ियां बन जाती थी, वो चलती रहती थी, सुल्तान राय साहब और अंजुमन साहिबा। तो वो ये शुरू से है, क्योंकि वो टीम बन जाती है उसमें। लेकिन कोई किसी को कट करवाए, जैसे कि वो चीज़ है, जैसे उसको मोनोपोली जिसको कहते हैं, वो बड़ी बुरी चीज़ है और वो शदीद है इस वक्त। और बहुत से बाइस्ड लोग भी हैं इसके अंदर, उस वजह से भी हम मार खा रहे हैं। उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, जिस वजह से काम जो है वो एक खास जगह पे खास लोगों के अंदर ट्रैप हुआ हुआ है, और बाकी लोग जो हैं वो उनका बुरा टाइम चल रहा है। ये सही नहीं है, क्योंकि वो कोशिश सही नहीं। करके ऐसा कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले तज़किरा किया था अपनी फ़िल्म के हवाले से और हिंदुस्तान गए भी आप उसका काम करने के लिए। वो क्या फ़िल्म थी और वो रिलीज़ होने के बाद उसकी क्या सिचुएशन रही, कुछ बताएँगे उसके बारे वो फिल्म थी मैं एक दिन लौट के आऊँगा। वो मरहूम जावेद फाजिल साहब ने डायरेक्ट की थी, और वो उसके प्रोड्यूसर थे एक हैं खान साहब हैं इंग्लैंड में। में? पूरा उसमें तो नाम हुमायूँ उनका मुझे, सईद भी थे और मेरे ख़्याल से जी हुमैरा जी, अरशद वो के जो हस्बैंड पीछे थे। प्रोड्यूसर वो थे, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे वो खान साहब थे। और यहाँ पे थे शोएब आलम साहब, जो कि अच्छा। इंग्लैंड बेस्ड हैं, और वहाँ वो इससे पहले वो इवेंट्स वगैरह बहुत बड़े लेवल के करते हैं, पाकिस्तानी हुँ, इवेंट्स। हुँ, वो उसके प्रोड्यूसर थे। और उसमें हुमायूं थे, हुमायूं सईद, अहमद भट्ट, और एक खातून थी इंडिया से ही जो उन्होंने ली एज हीरोइन, नौशीन सरदार अली। हुँ, तो वो फिल्म उसका फ्यूचर ये हुआ उस वक्त बनने के बाद, एक तो बनते हुए उसमें काफ़ी मसाइल थे। वो कोप अप नहीं कर सके। जावेद फाजिल साहब अपनी बीमारी के बावजूद शूट कर रहे थे, और वो हुँ, काफ़ी ज़्यादा बीमार थे उन दिनों, उनको सांस की तकलीफ थी बॉम्बे में, और वो ह्यूमिडिटी की वजह से उनको रोज़ाना बहुत उससे मसला भी होता था, और भी काफ़ी इश्यूज थे। फिल्म वो फ्लॉप हो गई थी, और जी वो हाँ। जियो ने रिलीज़ की, लेकिन जियो ये कहता रहा कि बहुत हिट हुई है, लेकिन वो इस उनके इस तरह कहने से सिर्फ इनकम टैक्स वाले जो हैं उन्होंने हमें काफ़ी ढूंढा और हमसे बातचीत की। अदरवाइज फिल्म फ्लॉप थी। ये क्या मसला था कि मतलब आधे कुछ कुछ देर में ख्याल से अहमद बट हीरो थे और फिर बाद में हुमायूं शहीद हो गए थे, ये भी तो कुछ सिलसिला था ना? वो इस तरह से था असल में, वो एक अंग्रेजी फिल्म थी जिससे इंडियन फिल्म बनी, कर्ज, और उससे फिल्म बनी मैं एक दिन लौट के आऊँगा। और उसमें ये था कि अहमद जो हैं वो उनका एक्सीडेंट होता है, तो उसका फेस जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो नदीम बेग साहब उनकी प्लास्टिक सर्जरी करके अहमद भट्ट की, तो उसको नया फेस देते हैं। तो जब वो नया फेस देते हैं तो वो हुमायूं सईद है। तो मैंने उनको कहा कि अहमद भट्ट की तो हाइट भी बहुत कम है और हुमायूं की हाइट बहुत ज्यादा है, तो एक्सीडेंट के बाद हाइट कैसे बढ़ गई है? तो उसमें काफी फ्लॉज थे जो लोगों को भी ज़ाहिर है पता चल जाती है जब वो फिल्म देखते हैं। तो वो काफी इस तरह की चीजें थी, लोगों को खास पसंद नहीं आई। अच्छा, म्यूजिक जवाद अहमद ने दिया था। आपका ताल्लुक गुजरांवाला से है जी जी। और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में कहते हैं कि जी गुजरांवाला का बड़ा हाथ है कि वहाँ के प्रोड्यूसर्स का। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, नहीं, वो गुजरावाला की प्रोड्यूसर नहीं है, वो गुज्जर हैं, अच्छा, और वो लाहौर बेस्ड हैं। अच्छा। तो अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं आपको, ये अनपॉपुलर बात है, अनपॉपुलर फैक्ट है, क्योंकि मैं उनको बहुत करीबी तौर पर जानता हूँ। चौधरी करामत गुज्जर जो थे, या असलम गुज्जर, या बुड्ढा गुज्जर, ये सारी एक फैमिली है। हम्म, और इनकी ना 100 100 150 100 200 भैंसे हैं। इनके पास पैसे हैं, और इनकी, और ये अपनी फैमिली के ऊपर ही फिल्म बनाते हैं। इनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग नहीं देख रहे, लोग नहीं आ रहे, या क्या। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, जब कहते हैं सिनेमा रिवाइव हो गया, फिल्में बनना शुरू हो गई, ये जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, ये शुरू से फिल्म बना रहे हैं, और ये कभी भी फिल्म बनाने से नहीं रुके। इनकी फिल्में, लक्ष्मी चौक वाली जो मार्केट है, शबिस्तान में, गुलिस्तान में, इनकी फिल्में आज भी लगी हुई हैं। इनको नहीं पता कि सिनेमा रिवाइव हो रहा है, इनको नहीं पता कि सिनेमा बंद हो गया है। ये अपनी फिल्में जो बनाते थे ये बना रहे हैं आज तक। तो वो बनाते चले जाएंगे, वो एक खास तबका है, उसके लिए वो फिल्म बनाते हैं। और वो, उनका कोई क्लेम नहीं है कि हमारी फिल्म जो है वो बहुत बड़े लेवल की फिल्म है, वो बड़ी आर्टिस्टिक है,
या वो बड़ी इस तरह करके वो अपनी एक फिल्म बनाते हैं अपनी तरह की, हम्म, और उनको वही फिल्म पसंद है। और मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से जो स्टूडियोज हैं वो कभी बंद नहीं हुए, फिल्में उन्होंने तबाह नहीं की। वो तो जैसे देखें, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया है, वहां पे 1200 फिल्में बनती हैं एक साल में, एवरेज है। और इसमें 600-700 फिल्में वो हैं जो कि साउथ इंडियन फिल्में हैं। क्या हम वो देखते हैं? हम वो नहीं देखते। नहीं देखते। लेकिन वो 600-700 फिल्में उस इंडस्ट्री में बहुत ऐड इन करती हैं, और वो काफी महंगी फिल्में होती हैं। और अगर आप देखें तो आपको हंसी आएगी। उन्हीं फिल्मों में ये होता है कि वो बंदे का एक दिल जो है वो एक लेके भागता हुआ आ रहा है, उसको बदमाश मारते हैं, वो दिल उसके हाथ से निकल जाता है, ऑपरेशन हो रहा है और वो सीना खुला हुआ है और दिल उसमें खुद ही लग जाता है। तो वो ऐसी फिल्में बना रहे हैं और वो बनाते चले आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो फिल्म गुज्जर बनाते हैं, जो फिल्म नबील कुरैशी बनाता है कराची में, जो फिल्म कोई भी और मुजाहिद साहब बनाते हैं, कोई भी बनाता है, उनको बनाते रहना चाहिए, क्योंकि फिल्म बीन हर तरह के हैं। इंडिया में मैंने ये देखा कि ऐसा भी सिनेप्लेक्स है जिसकी 4,000 रुपये टिकट है, और ऐसा भी है जिसकी 25 रुपये टिकट है। सही। ऐसा सिनेमा भी है। यानी जिस बंदे की जेब में 25 रुपए हैं उसके लिए भी फिल्म बन रही है। इवन संजय दत्त की बहुत सारी फिल्में मैंने वहां पे देखी जो बड़े सर्कल में रिलीज ही नहीं हुई, हमें उनके नामों का ही नहीं पता। वो उन्हीं लोगों के लिए बनती हैं और यानी वो आप वही ये कह लोग रहे हैं कि जाते हैं। मसलन गुज्जर आज भी फिल्म बना रहे हैं और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की रौनक को, स्टूडियोज की रौनक को बहाल रखा हुआ है आज भी। जितनी थोड़ी बहुत जो एवेन्यू स्टूडियो में जो काम मिल रहा है, जो बैकग्राउंड एक्टर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, इन्होंने सालों उनके चूल्हे जलाए हैं, उनके घर चलाए हैं। और ये बनाते हैं ये फिल्म, ये किसी जमाने में बंद नहीं की इन्होंने फिल्म, जब चल रही थी या जब नहीं चल रही थी। आज भी फिल्म बन रही है मसलन गुजरों। बिल्कुल बन रही है, आज भी बन रही है और वो लग भी रही है। अच्छा। अच्छा आबिद उसकी साहब, कोई आखिर बस वक्त खत्म हो रहा है, मैं पूछना ये चाहूंगा कि कराची से फिल्म इंडस्ट्री का आगाज होता है, लाहौर आती है, लाहौर में फ्लरिश करती है, उसके बाद तबाह बर्बाद हो जाती है। कराची से फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से जन्म ले रही है, और जो कुछ पाकिस्तान के सिनेमा स्क्रीन पे अब दिखाया जा रहा है, आप उससे कितनी हद तक मुतमईन हैं? और मसलन फिल्में बेहतर बन रही हैं, कुछ जो जो तब्दीली आई है बेहतर है? बेहतर बन रही है फिल्में। और अच्छा, मैं उसमें थोड़ी सी एक चीज़ वो करूं कि हुआ ये कि जब फिल्म लाहौर आती है, हम्म, तो यहाँ पे भी और वहीद मुराद साहब भी यहाँ शिफ्ट हो गए या यहीं पे रहते थे, ये मोहम्मद अली साहब भी यहाँ आ गए, शाहिद साहब, नदीम साहब, तो सारे इधर काम कर, क्योंकि मैंने शाहिद साहब के साथ भी काम किया है और नदीम साहब के साथ भी काम किया है, तो कुछ चीज़ें मुझे खुद पता है, कुछ मुझे इन्होंने बताई। तो ये फिल्म कर रहे थे और इनकी फिल्में सिल्वर जुबली कर रही थी। लेकिन साथ ही साथ पंजाबी फिल्म जो थी, वो आपका कल्चर इस तरह का था उस वक्त, बदमाशी, थाना, इस तरह की चीजें। आज भी देहात में जो उनकी पहली प्रेफरेंस है कि बच्चे को क्या, लड़के को क्या भी, या तो वो चाहते हैं कि वो पुलिस में चला जाए या वकील बन जाए। तो क्योंकि, और आज भी यही है, तो वो क्योंकि सुल्तान राय साहब मार रहे थे पुलिस वालों को, तो वो एक कैथारसिस था यहाँ के लोगों का। अच्छा, वो फिल्म हिट होनी शुरू हुई पंजाबी, तो उसका कतई ये मतलब नहीं था कि उर्दू फिल्म कोई ना बनाए या हम्म, उर्दू फिल्म फ्लॉप कर दी जाए। उर्दू फिल्म बनाने वाले खुद ही पीछे हटे, फाइनेंस उधर चला गया, जैसे अभी सारा काम जो है वो कराची चला गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर वालों को ब्लेम करना चाहिए किसी चीज को, या कहना चाहिए कि जी उनको काम नहीं आता, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां तक फिल्म्स का भी है, फिल्म्स का ये है कि ज्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं वो टीवी से आ रहे हैं, वो पहले टीवी कर रहे थे या वो टीवी कमर्शियल्स कर रहे थे। तो जैसे एहसन रहीम है, तो हम्म, असदुल हक हैं, साकिब मलिक हैं, ये सारे टीवी कमर्शियल्स करते थे या म्यूजिक वीडियोस करते थे। तो सही। इनकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है फिल्म वाली। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक फिल्म मेकर होता है, मैं जैसे नजरुल इस्लाम साहब थे, या उससे पहले हम उन जो पुराने जो उनसे भी लोग हैं, या सैयद नूर साहब हैं, ये लोग ना ये स्टोरी टेलर्स हैं। ये एक कहानी देखते हैं और ये कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं। अभी जो लोग हैं ये उसमें ग्लैमर देखते हैं, उसमें कैमरा एंगल्स देखते हैं, ये लेटेस्ट चीजें देख रहे होते हैं, ये वो सारे तजर्बे करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कहानी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। किसी का हाफ टाइम बड़ा स्ट्रांग है, किसी का हाफ टाइम के बाद वाली स्टोरी बड़ी स्ट्रांग है, किसी का एक्शन बहुत अच्छा है, कोई गाने बड़े अच्छे शूट कर रहा है। हम्म, इन सब में से कोई एक आदमी भी नहीं है जो पूरी फिल्म शूट करे और हमें एक कहानी सुनाए, हमें एक कहानी देखने को मिले, जहां हमें लगता है कि यहाँ गाना आना चाहिए वहां गाना आ जाए। उनमें से एक आदमी मैं समझता हूँ जो नबील कुरैशी, नामालूम अफराद वाले, जिन्होंने नामालूम अफराद बनाई, और अभी पाकिस्तान जिंदाबाद उनकी जो फिल्म बन रही है,
उनका काम मुझे बहुत पसंद है और उनमें मुझे वो चीज़ नज़र आती है कि वो एक कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं और उसमें वो कामयाब कोशिश करते हैं। दूसरे जो लोग हैं अब आपके सामने कि वो सारे लोग सोशल मीडिया की तरफ भी टर्न कर रहे हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स भी बना रहे हैं, तजुर्बाती काम भी कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और फ़ेसबुक के लिए भी कर रहे हैं। तो अब ये सारा जो है ना, ये सारा एक मिक्स हो गया। पहले ये था कि फ़िल्म का बंदा सिर्फ़ फ़िल्म कर रहा है। सही। फ़िल्म एक्टर कभी किसी को नज़र ही नहीं आते थे। इसीलिए ये मिथ 15-20 साल पहले कि मैंने फलाँ एक्टर को हाथ लगाया। अब वो आपको कहीं भी मिल जाता है, आप लिबर्टी चले जाएँ, आपको 3-4 लोग नज़र आ जाते हैं और ड्रामों में भी वही हैं, वही आपके रमज़ान की ट्रांसमिशन भी होस्ट करते हैं कि ईद शो के गाने भी डांस करते हैं गानों पे और वही ख़वातीन जो हैं वो आइटम सॉन्ग भी करती हैं और वही मुहर्रम में हमें फ़ज़ाइल भी बताती हैं। सही। तो अब ये सारे एंटरटेनर्स हैं, बस आपका फेस मशहूर होना चाहिए, आप जो मर्ज़ी बेचें उसके बाद, जो मर्जी फ़िल्म चाहे करें, बेचें। टीवी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आबिद साहब आपसे, और इंशाल्लाह आइंदा भी कभी कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा किसी नए प्रोजेक्ट पे, आप इंशाल्लाह जल्दी अमेरिका भी आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन, तो आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जी, बिल्कुल। हाँ, तो ज़रूर, बहुत बहुत ज़रूर। शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख़वातीन और हज़रात, आप कुछ अगर कहना चाहें आखिर में, कोई अगर जी, कुछ। जी, जी, मैं बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं आपके प्रोग्राम देखे हैं माशाल्लाह से और मुझे बड़े पसंद भी हैं क्योंकि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है और जिस तरह से आप गुफ्तगू करते हैं, वो सुन के बड़ा मज़ा आता है मेहरबानी। और अब कम लोग रह गए हैं जो इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर। तो वो बड़ा मुझे मज़ा आता है, हमेशा आपसे मिलके भी बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। तो इस प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच और मेरी तरफ से आपके सारे नाज़रीन को और जहाँ-जहाँ वो हैं अमेरिका में ख़ास तौर पे, उनको मेरा सलाम और बी सेफ और अपना ख़्याल रखिएगा। दैट्स गुड। ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच आबिद भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्पेशली फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम हमारे मेहमान जिसमें जनाब आबिद अली साहब हमारे साथ मुखातिब थे और बहुत मज़ेदार बातें बता रहे थे। यकीनन आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। हमारा एड्रेस आपको नज़र आ रहा है ईमेल का स्क्रीन के ऊपर। अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी अगले मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए जब तक के लिए। अल्लाह ने